स्पेस टेक्नोलॉजी का आगे का रिवीजन है प्रोब मिशन 3 मिशन। इसरो द्वारा 4 सितंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 2025 में किया गया था। इसका निर्माण और डिजाइन तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये ऐसे बोलते हैं इसे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है इसका निर्माण और डिजाइन। इसका उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने प्रोब 3 मिशन में इसकी वाणिज्यिक शाखा न्यू इंडिया लिमिटेड में सहयोग कर रही है। प्रक्षेपण कक्ष कहाँ है तो इसरो द्वारा दोनों उपग्रहों को 600 से 60,530 किलोमीटर की अत्यधिक दीर्घ वाली कक्षा में एक साथ प्रक्षेपित करना है। तो इसका लक्ष्य बहुत ज़्यादा दीर्घ वाली कक्षा में इसको प्रक्षेपित करना है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। इसरो द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रही यानी मंगल और चंद्रमा वाला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू हुआ है। तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख और लेह में शुरू हुआ। लेह से इसके वातावरण के लिए चुना गया है, तो लेह को इसके वातावरण के लिए चुना गया है। मंगल और चंद्र सतहों से काफ़ी मिलता जुलता है। उदाहरण अंतर्ग्राही आवास स्थितियों का अनुकरण करना। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 मिशन, जो अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपीय, उसमें प्रोब 3 मिशन में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सहयोग कर रही है। ये वही है कि 600 उपग्रहों को 600 से 60,530 किलोमीटर का अत्यंत ऊंची दीर्घ वाली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। भारत के आदित्य L1 मिशन में कोरोनोग्राफ एवं अकुल्टर दोनों उपग्रह एक ही कृत्रिम उपग्रह में शामिल थे, जबकि इस मिशन में दोनों उपकरणों के लिए अलग अलग कृत्रिम उपग्रह हैं। यह कृत्रिम उपग्रह एक दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर गति करेंगे और प्रतिदिन 6 घंटे तक एक ही दिशा में उड़ेंगे। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, तो भारत ये वहीं पर पढ़ चुके हैं, इस तरह का अंतरिक्ष मिशन है ये। अब गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया से समझौता हुआ है। तो इसके द्वारा गगनयान मिशन के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता हुआ है। समझौते में गगनयान मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच चालक दल और चालक दल मॉड्यूल के निर्माण से संबंधित है। गगनयान 2025 में लॉन्च किया जाने की संभावना थी, लेकिन 2025 में गगनयान लॉन्च नहीं हुआ। इसमें क्या होना था, LEO को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। LEO वाली कक्षा में भेजा जाएगा मानव के अंतरिक्ष उड़ान के लिए। इसमें GSLV Mark 3 के प्रक्षेपण यान से भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाले दुनिया का चौथा देश। अब तक केवल अमेरिका है और रूस और चीन है, तो फिर बन जाएगा भारत। वर्ष 2023 में गगनयान की सफलतापूर्ण टेस्ट फ्लाइट लॉन्च किया गया है। तो इस गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से की थी। इस मिशन का करीब 10,000 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे, 10,000 करोड़ खर्च आएंगे। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा जो 7 दिन तक वहां गुजारेंगे। यह 4 अंतरिक्ष एजेंसी हैं, जिस सुभांशु शुक्ला हैं जो अभी नासा से इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर होकर आया है। गगन मिशन की उड़ान, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे जाएंगे। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष में सैर करेंगे। इस मिशन के लिए प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, आडंग प्रताप, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। तो इस तरह का ये मिशन था। व्हाट इज
नेविगेशन सिस्टम। फिर नौवहन प्रणाली के प्रकार हैं। नौवहन प्रणाली में 2 प्रकार की होती है, वैश्विक यानी ग्लोबल नेविगेशन और क्षेत्रीय नेविगेशन। वैश्विक नौवहन प्रणाली। वैश्विक नौवहन यह उपग्रह MU की कक्षा नौवहन प्रणाली होती है जो, तो MU की कक्षा में होते हैं। इसमें कम से कम 24 उपग्रह की ज़रूरत होती है। तो भारत का इसमें से MU वाले में एक भी नहीं है MU कक्षा में, तो इसमें 24 उपग्रह की ज़रूरत होती है जो पूरी पृथ्वी का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसको ऐसे स्थापित किया जाता है कि किसी समय पर 3 उपग्रहों किसी भी समय पर होते हैं तो समय पर 3 उपग्रह हों जिसमें पृथ्वी का चित्र प्रस्तुत किया जा सके। ये काफ़ी महंगे होते हैं। इस तरह से होते हैं, 24 होते हैं पृथ्वी के चारों ओर। तो नेविगेशन सिस्टम ऑफ सम डिवाइड कॉन्टैक्ट होते हैं। इसमें USA का जो है GPS है, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका गैलीलियो है, रूस का ग्लाइनोस है और चीन का बाइडू है। तो ये अंतरिक्ष हैं जो पूरी पृथ्वी का चित्र बनाते हैं। तो GPS USA का है, यूरोप का गैलीलियो, रूस का ग्लाइनोस और चीन का बाइडू। क्षेत्रीय नेविगेशन, तो क्षेत्रवश का करें तो वो GEO की कक्षा में स्थापित होते हैं और ऊंचा MU से और ऊपर वाली GEO में होते हैं। इनकी संख्या 7 से 10 होती है। संपूर्ण पृथ्वी के बजाय किसी विशेष स्थान को लक्षित करते हैं। भारत में यही प्रणाली अपनाई गई है। तो इस तरह भारत के हैं। जियो स्टेशनरी में है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो ये 4 इस तरह हैं और 3 इस तरह हैं। इंडियन रीजनल नेशनल स्टेशन इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका उद्देश्य भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में विश्वसनीय पोजीशन, नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। जियो स्टेशनरी है और जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस। स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन करना, स्थान देखना, हवाई मार्ग और समुद्री नेविगेशन। आपदा प्रबंधन भी करता है। वाहन ट्रैकिंग और बड़े प्रबंधन करते हैं। मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण किया जाता है। सटीक समय दिखाते हैं। मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर करते हैं। पदयात्रियों और यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन में सहायता करता है। ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज़ नेविगेशन है। तो क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली में एक नाविक है, जनता और मिलिट्री के लिए है। फिर गगनयान 2 प्रकार के हैं, गगन है और नेविक है। नेविक स्टेशन 35,706 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो ने 7 उपग्रह समूहों को स्थापित किया है जो भारत के पास में 1500 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई वाले क्षेत्र में होने वाली हलचल का पता लगाते हैं। अधिक खर्चीले होने के बावजूद भारत ने इसका निर्णय लिया है क्योंकि सुरक्षा के लिए ग्लानोस पर निर्भरता थी। ग्लानोस यानी जो था उस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी सुरक्षा के लिए, और आपदा प्रबंधन में आसानी होगी और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। गगन जो GPS है, मतलब नेविक है, एक गगन वाला है। तो गगन GPS एडेड, इसमें GPS जो अमेरिका का उसके साथ है। जो GEO अर्थ आउटमेट नेविगेशन है, यानी इसमें GPS भी शामिल है गगन वाले में। गगन GPS एडेड है इसमें। तो इसरो
इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। इसरो ने बनाया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे जीसैट के अलग अलग उपग्रह प्रयोग किए गए हैं। जीसैट इसमें 8 लगा है, जीसैट 10 लगा है और जीसैट 15 लगा है। तो 8, 10 और 15 वाले जीसैट के उपग्रह इसमें लगे हुए हैं। गगन उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन गगन उपग्रह और ग्राउंड स्टेशनों की एक प्रणाली है जो जीपीएस सिग्नल में सुधार करती है। तो जीपीएस जो सिग्नल होते हैं अमेरिका वाले, उसमें सुधार करती है जिससे स्थिति बेहतर और सटीक प्राप्त हो सके। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत और पड़ोसी देशों के लिए विकसित इस तरह की प्रणाली है। फरवरी 2022 को इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का जो स्वदेशी 2022 में हुआ इंडिगो जो है विमान, तो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमानों की लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन है। तो ये इंडिगो है। जो क्षेत्र नेविगेशन सिस्टम होते हैं तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से काम करते हैं। तो गगन जो है जो भारतवर्ष के लिए काम करता है। वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम 2020 में भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह नौवहन के लिए तो नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के भाग में रूप में मान्यता मिली है। भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसे अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए, तो भारत चौथा ऐसा देश है जिसने क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम की मान्यता प्राप्त की गई है। अन्य 3 देशों में अमेरिका का जीपीएस है, रूस का ग्लानोस है और चीन का बाइडोज है। तो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो एक प्रक्रिया है जिसके तहत नेविगेशन प्रणाली प्रदान की मान्यता दी गई है और अपनी प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। भारत का अंतरिक्ष उपग्रह तो आईटी कंपनियों के संगठन नेस्कम और अंतरिक्ष क्षेत्र में कंपनियों के संगठित इंडियन स्पेस एरो एसोसिएशन की रिपोर्ट है। चंद्रयान 3 आदित्य L1 की सफलता के फलस्वरूप भारत में अंतरिक्ष उद्योग में वर्ष 2033 तक 8% की वैश्विक भागीदारी के साथ 44 बिलियन डॉलर तक होने की संभावना है। तो 2033 तक अब 8% की वैश्विक भागीदारी हो जाएगी भारत की और 44 बिलियन डॉलर तक होने की संभावना है कि भारत स्पेस में इतना काम करेगा 44 बिलियन डॉलर तक। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति तो वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कुल 8.4 बिलियन डॉलर है जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का 2% है। तो अंतरिक्ष जो भारत काम करता है तो 2% विश्व भर में जो होता है काम उसमें 2% है और भागीदारी कितनी है? 8.4 बिलियन डॉलर है। अर्थव्यवस्था में योगदान तो पिछले दशक में जीडीपी में 20,000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ 20,000 करोड़ योगदान था जिसमें 96,000 लोगों को नौकरियां भी प्रदान की गई हैं। विजन सरकार का लक्ष्य 2033 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में 8% हिस्सेदारी प्राप्त करना है। अब 2 की जगह पर 8% हिस्सेदारी विश्व में प्राप्त करना है। इसे अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। भारत में बड़ी निजी कंपनियां तो भारत में इसके संबंध में कौन कौन सी अब निजी कंपनियों के लिए अनुमति दे दी? तो निजी कंपनियां हैं रुकाई रूट एरोस्पेस है, पिक्सल है, अग्निकुल कॉस्मोस, एस्ट्रोम और बेलाट्रिक्स। ध्रुव अंतरिक्ष और टीम इंडिया इस तरह की जी निजी कंपनियां हैं।
अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति पर विचार हुआ। तो इसमें पीएम मोदी जी ने अंतरिक्ष वाली केंद्रीय कैबिनेट में 21 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। उसमें संशोधन किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी है, जिसका उद्देश्य संभावित नेविगेशन को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों को आकर्षित करना। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कंपनियों को आकर्षित करना उनका काम है। उपग्रह क्षेत्रों में 3 अलग अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। प्रक्षेपण यान, उपग्रह और उपग्रह के घटक। तो उपग्रह के जो घटक होते हैं, फिर उपग्रह होते हैं जो सैटेलाइट होते हैं, और प्रक्षेपण यान 3 भाग में। लॉन्च वाहनों में 49% जो है लॉन्च वाहन होते हैं जो 49% तक, उपग्रहों में 74% और उपग्रह घटकों में 100%, जो उपग्रह के जो घटक हैं उसमें 100% तक की एफडीआई की अनुमति है। तो जो वाहन होते हैं लॉन्च वाहन, उनमें 49% की एफडीआई अनुमति है। और फिर उपग्रहों के जो उपग्रह होते हैं उनमें 74% एफडीआई की अनुमति है। और जो उपग्रह के घटक होते हैं उनमें 100% की अनुमति है एफडीआई लाने की। अंतरिक्ष प्रदूषण और अंतरिक्ष कचरा। तो अंतरिक्ष मलबा यानी पृथ्वी की कक्षा में, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कचरा है तो अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में उन मानव निर्मित वस्तुओं को संदर्भित करता है जो किसी उपयोग उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। अंतरिक्ष मलबे के प्रयोग के लिए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े, एंटी सैटेलाइट सिस्टम से उत्पन्न मलबा आदि से सब शामिल होते हैं। तो अंतरिक्ष मलबा होता है और इस अंतरिक्ष मलबे में पृथ्वी की कक्षा के उन मानव निर्मित वस्तुओं को संदर्भित करता है जो उपयोगी बिल्कुल नहीं है। और रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष टुकड़े ये सब शामिल होते हैं, इन्हें मलबा कहते हैं। अंतरिक्ष गतिविधियों में लागत में वृद्धि। उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अधिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो अंतरिक्ष कचरा बढ़ता है तो जो उपग्रह होते हैं उनकी सुरक्षा की प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है और पृथ्वी पर गिराने पर खतरा होता है। कुछ मलबा पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से गिर सकता है, इसीलिए पृथ्वी पर गिर के भी खतरा हो, वहाँ रहकर भी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, सॉल्यूशन? तो इसमें है निष्क्रिय करना। एक अंतरिक्ष यान के पॉजिटिविशन का अर्थ है कि किसी मिशन के अथवा उपयोगिता के अंत में, जब कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाता है तो उसके जो मिशन पूरा हो जाता है तो उपयोगिता के उसके अंत हो जाता है, तो स्पेस क्राफ्ट में निहित किसी भी आंतरिक ऊर्जा स्रोत को हटा देना। तो आंतरिक जो ऊर्जा स्रोत है निष्क्रिय, तो उसको वहाँ से हटाया जाए। डैशिंग फॉर ड्रीम्स। स्क्रेप्ट क्राफ्ट की ऐसी सामग्री के साथ डिजाइनिंग जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर जल जाता है। इस पे यानी डैशिंग किया जाए तो इसका समाधान है कि यदि वायुमंडल में प्रवेश करे पृथ्वी की तो वो पुनः जल जाए। डिओर्बिटिंग सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के तहत किसी मिशन की अवधि के 25 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तो 25 वर्षों के भीतर उपग्रह को नीचे लाया जाए। फिर सर्विसिंग के लिए डिजाइन किया जाए, यानी टूट फूट भागों को किसी रोबोट या अंतरिक्ष यात्री द्वारा मरम्मत कर दी जाए तो फिर से काम कर लें। रिमेंबर डेब्रिस। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे स्पेस सेंटर के नेतृत्व में एक अन्वेषण के तहत 2018 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेसएक्स उड़ान लॉन्च किया गया है। पहल क्या की गई है, तो भारत ने वर्ष 2022 में भारत की जो इसरो संस्था है, इसरो ने टकराव के खतरों वाली वस्तुओं की लगातार निगरानी करने और अंतरिक्ष मलबे के विकास की संभावना का
का आकलन करने और अंतरिक्ष कचरे से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट की स्थापना की है कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए जो कचरा है, तो इसके लिए इस मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की है। तो 2022 में की है। 2022 में इसरो ने टकराव के खतरे वाली वस्तुओं की निगरानी करने के लिए, अंतरिक्ष मलबे की विकास की संभावना आकलन करने के लिए और कचरे के निपटान के लिए जोखिम कम करने के लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट की स्थापना की। इसरो ने अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के साथ टकराव से बचने के लिए, इसरो की जो अन्य अंतरिक्ष वस्तुएं हैं, अंतरिक्ष वस्तुओं के साथ टकराव से बचने के लिए वर्ष 2022 में भारतीय परिचालन अंतरिक्ष संपत्तियों की सहायता से 21 टकराव परिहार अभ्यास किए हैं। 2022 में परिचालन अंतरिक्ष संपत्तियों की सहायता से 21 परिवहन अभ्यास भी किए हैं। विश्व में क्या किया गया है, तो अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति बनाई गई। तो अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति AIDSDC एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी ताकि अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को प्रस्तुत करने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण करने वाले देशों के बीच प्रयासों को समन्वित किया जाए। तो जो अंतरिक्ष कचरा हटाने वाले देश हैं तो वो विचार उस पर करें। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के साथ ही बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी दिशा निर्देश दिए हैं किंतु विकसित करने हेतु बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति बनाई है। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ESA जैसे बोलते हैं, यूरोप स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष मलबे की मात्रा को कम करने के लिए सतत अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्व अंतरिक्ष पहल शुरू की है। तो इसने यूरोप में स्व अंतरिक्ष पहल शुरू की है। जीरो डेविड्स चार्टर्स क्या है, तो 12 देशों द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी है और यूरोपीय संघ अंतरिक्ष परिषद ने जीरो डेविड्स चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 12 देशों में कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, साइप्रस है, एस्टोनिया, जर्मनी, लुधियाना, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इसके अलावा यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो क्या है जीरो डेविड चार्टर? जीरो डेविड चार्टर वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ बनाने के लिए एक वैश्विक अग्रणीय प्रयास है कि अंतरिक्ष में जो कचरा है उसको खत्म किया जाए। साथ ही वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के लिए एक व्यापक समुदाय संचालित यानी समुदाय द्वारा संचालित समुदाय निर्माण पहल है कि समुदाय इसका संचालन करेगा, समुदाय इसका निर्माण करेगा। तो एक साझी पहल है। इसका अनावरण 2023 में सीवेल बैठक जो 2023 है उसमें सीवेल बैठक स्पेन में यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो 2023 में इसकी बैठक हो गई है। उद्देश्य क्या है, तो वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ बनाना है। सदस्य राज्यों को उन मिशनों के लिए शून्य मलबा दृष्टिकोण लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि शून्य मलबा दृष्टिकोण प्रोत्साहित किया जाए। विश्व शैक्षिक संस्थान के उपग्रह, तो वैश्विक जो है विश्वविद्यालय में शैक्षिक संस्थान में उपग्रह जो बनाए जाते हैं वो क्या है, तो इसरो अपने विभिन्न अभियानों में इसरो जो है अपने विभिन्न अभियानों में भाग लिए विद्यार्थी
समुदायों को भावी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में तैयार करता है। तो बच्चों को भी वो अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में यानी वैज्ञानिक के रूप में तैयार करता है। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सिखाने के साथ साथ स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपग्रह प्रणाली के डिजाइन, विकास और जांच के साथ साथ विश्व बाजार में तो जांच भी करेंगे, वो डिजाइन करेंगे, उसको भेजेंगे, जांच के साथ साथ विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वयं इसरो के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के तहत कॉलेज ऑफ इंजीनियर पुणे के विद्यार्थियों द्वारा विकसित किया गया। तो पुणे के विद्यार्थियों ने इंजीनियर ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य पॉइंट टू पॉइंट संदेश प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराना है। पॉइंट टू पॉइंट संदेश मिल सके उपलब्ध कराना है, तो इन्होंने स्वयं बनाया है। फिर जुगनू बना है। तो ये 3 किलोग्राम का भार है इसका और नैनो उपग्रह है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा निर्मित है जुगनू। बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और दूर संचार से जुड़े विषयों पर सूचना एकत्र की जा सकती है। फिर सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा विकसित है। यह 150 ग्राम का है। 1.5 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। ग्रीन हाउस गैसों के आंकड़े एकत्र करेगा जी। SRM सेट ये कितना है तो 10.9 किलोग्राम वजनी है। इसे श्री रामास्वामी मेमोरियल विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा विकसित है। नैनो उपग्रह है। तो रामास्वामी मेमोरियल चेन्नई द्वारा विकसित है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प मॉनिटरिंग और वायुमंडल में प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ वैश्विक तापमान को नियंत्रण में यानी जलवायु को मापेगा और मॉनिटरिंग करेगा और विश्व तापमान में नियंत्रण में सहायता करेगा। तो यूथ सेट ये संयुक्त इंडो राइजन सैटेलाइट है। 92 किलोग्राम का है। तो 92 किलोग्राम का वजनी है। संयुक्त इंडो रेशियन सैटेलाइट इस सौर परिवर्तनशीलता यानी सौर मंडल में क्या परिवर्तन है, सौर परिवर्तनशीलता, तापमंडल, आयनमंडल परिवर्तनों के बीच के संबंधों का पता लगाने का उद्देश्य से बनाया गया। तापमंडल है, आयनमंडल है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। स्टूडेंट बनाए गए। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 इंजीनियर कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा देश में विकसित किया गया। तो कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों ने सेट बनाए हैं। 1 किलोग्राम वजनी है। प्राथमिक लक्ष्य इसका क्या है तो शैक्षिक संस्थाओं में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वृद्धि करना और लघु उपग्रह के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है कि लघु उपग्रह बनाए जाएं। तो स्टूसेट है। अब है अणुसेट। ये अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा निर्मित एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है। अब नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसके बारे में समझते हैं। नासा का जूनो मिशन। नासा वर्ष 2011 में नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए जांच के लिए लॉन्च किया है जूनो मिशन को, बृहस्पति ग्रह। अब इस मिशन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण नासा द्वारा जारी है। अब स्पेसएक्स और पंच मिशन क्या है तो नासा द्वारा स्पेस एक्स के फ्लोवन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। स्पेस एक्स के फ्लोवन एरोनॉट द्वारा विकसित किया गया है। इसमें क्या है टेलीस्कोप है। यह पहली बार पूरे आकाश का 3D स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम मैप तैयार करेगा। तो 3D मैप तैयार करेगा ये पूरे स्पेस का, आकाश का। फिर पुंछ मिशन क्या है? तो यह पहला मिशन है जो सूर्य के कोरोना और सौर हवा का, तो सौर हवा का, सूर्य के कोरोना का ये 3D के हवा को एक साथ 3D में दिखाएगा। तो स्पेस एक्स के ये मिशन थे नासा के पास। ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट क्या है? एक प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू होस्ट नाम का एक ब्लेडर चंद्रमा पर उतारा है। तो एक फ्लोडर प्राइवेट कंपनी है जी, उसने चंद्रमा पर एक ब्लेडर उतारा है। यह ब्लेडर नासा के लिए कुछ सामान चंद्रमा पर ले जाएगा। फिर एक्सओम मिशन 4, एक्सओम मिशन 4 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सओम मिशन 4 है, एक्सओम मिशन 4 इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सओम मिशन 4 के पायलट के रूप में लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का चयन हुआ। यानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में जो है स्टेशन पे जाने के लिए शुभांशु शुक्ला भारत के गए इसमें। नासा एक्सोम स्पेस सहयोग के साथ, तो नासा के एक्सोम स्पेस के साथ गए हैं अंतरिक्ष स्टेशन में। यात्रा करने वाले पहले इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं। तो अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें जाने वाले भारत के पहले हैं शुभांशु शुक्ला। तो स्पेस एक्सओम मिशन 4 जो है इसमें यात्री जाने वाले थे, जो इसमें 4 यात्री जाने वाले थे। इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला गए हैं। तो इसमें भारत में शुभांशु शुक्ला गए हैं और 4 लोग गए थे। इसमें अमेरिका के यात्री गए थे, पोलैंड के और हंगरी के गए थे। अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के। एक्सोम मिशन 4, एक्सोम मिशन जो 4 था जिसमें शुभांशु शुक्ला गए थे। एक्सोम मिशन 4 एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, एक्सोम स्पेस द्वारा संचालित है। लॉन्च व्हीकल इसमें कौन है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से जाएंगे, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। अंतरिक्ष यात्री इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी स्टेशन पर जाएंगे, पर लॉन्च लगभग 14 दिन तक वहाँ रहेंगे। तो इसमें शुभांशु शुक्ला थे और उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी पर भविष्य में एक निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करना है। ऑर्टेक्स मिशन 2, आर्टेमिस 2 मिशन नासा द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन के तहत वर्ष 2025 में 4 एस्ट्रोनॉट्स 10 दिन में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आएंगे। तो एस्ट्रोनॉट में 10 दिन में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर आएंगे। इस मिशन के तहत वर्ष 2025 में 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और इसमें एस्ट्रोनॉट इसका अमेरिका का। इस क्रू में पहली बार एक महिला और एक अफ्रीकन अमेरिका, तो जो मिशन होगा आर्टेमिस 2 जो इसमें एक महिला होगी और एक अफ्रीकन अमेरिकन अश्वेत एस्ट्रोनॉट भी होंगे। साइक्री मिशन तो ये क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है साइक्री मिशन। स्पेस एक्स फाल्कन हेवी रॉकेट से जाएंगे, स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से जाएंगे साइकी मिशन। इसका उद्देश्य पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझ विकसित करना है। 2029 में साइकी में पहुंचेगा और साइक्री क्षुद्रग्रह में धातु की अधिकता है। लूनार नोड 1, तो लूनार नोड 1 जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस स्थापित करना है। तो चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस स्थापित करने की योजना है इसकी।
और अमेरिका का है। ओडिसियस लैंडर पर लूनार नोड 1 डेमोस्टेसस नामक एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण करेगा। यह तकनीक चंद्रमा पर लाइट हाउस के रूप में काम करेगी। यह अंतरिक्ष एजेंसी को अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोट खोजकर्ताओं का वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगी। यूरोपा क्लीपर मिशन तो नासा द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा यानी बृहस्पति का जो उपग्रह है यूरोपा में अन्वेषण के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित किया गया। यूरोपा क्लीपर नासा द्वारा किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। तो यूरोपा क्लीपर जो है नासा द्वारा विकसित किया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। उद्देश्य इसका यूरोपा के बर्फीली सतह के नीचे जीवन की संभावनाओं का पता लगाना है और उपग्रह की भू संरचना का अध्ययन भी करना है। तो बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा की खोज करना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विश्व का सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के मामले में सबसे उन्नत है, पहले हब्बल था, जेम्स वेब है। नासा के वैज्ञानिक जेम्स वेब के नाम पर इसका नामकरण किया गया। वर्ष 2021 में फ्रेंच गुआना जो फ्रांस यहाँ है फ्रेंच गुआना से यूरोप के एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। निर्माण इसका नासा द्वारा किया है। तो नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी, 3 अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और कनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह उन आकाश गंगाओं का पता लगा सकता है जो ब्रह्मांड की शुरुआती काल में बनी थी। आकाश गंगाओं का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, इंसानों के रहने योग्य अंतरिक्ष स्टेशन या कृत्रिम उपग्रह है। तो विश्व के कई स्पेस एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से इसे उपक्रम के रूप में बनाए गए। इस प्रकार डिजाइन के मानव अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने में सक्षम हो। सुनीता विलियम्स यहीं होकर आई। इसकी क्षमता है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारे जा सकते हैं। तो अंतरिक्ष यान भी इस पर उतारे जा सकते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो वाली कक्षा में है। लियो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित है। इस आवश्यकता के अनुसार इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 330 से 435 किलोमीटर के बीच होती है। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 90 मिनट में पूरा कर लेता है। अमेरिका तो इतनी तेज से घूमता है कि 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अमेरिका की नासा के साथ रूस की रोस्कोस्मोस, अमेरिका और नासा के और रूस की रोस्कोस्मोस, जापान के जो है एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडा की कनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, ये सारे इसमें शामिल हैं। वर्ष 1998 में अंतरिक्ष स्टेशन का प्रथम हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। तो इसे कई हिस्सों में लॉन्च करके वहाँ ऊपर जोड़ा गया है। तो 1998 में पहली बार इसे भेजा गया था। वर्तमान में 6 क्रू सदस्यों के रहने की जगह है। तो वहाँ 6 लोग रह सकते हैं अंतरिक्ष स्टेशन में। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2028 तक कार्यरत रहने की संभावना है कि अभी अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक कार्यरत रहेगा। फिर दूरगामी उद्देश्य क्या है? पृथ्वी विज्ञान से संबंधित अध्ययन करना। पृथ्वी का जो विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेगा। जैव चिकित्सीय शोध, जैव प्रौद्योगिकी,
तरल गतिकी, पदार्थ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, दहन विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेगा। तो इस तरह का ये अंतरिक्ष स्टेशन है। आपातकाल में इस अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूदा व्यक्तियों को कुशलता पूर्वक पृथ्वी पर वापस लाने के लिए लॉन्च है। तो आपातकाल में क्या होगा, आपातकाल में अंतरिक्ष स्टेशन जो है पृथ्वी पर वापस भी लाएगा और सोयूज नामक एक स्पेस क्राफ्ट रखा गया है। हाल ही में इसरो द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण का विचार कर रहा है। गगन मिशन के परिप्रेक्ष्य में भारत को स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। तो भारत भी सोच रहा है कि वो लाएगा अंतरिक्ष स्टेशन, या 30 या 35 तक लाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की हाइड्रोजन परियोजना, तो यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी हाइड्रोजन परियोजना क्या है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित स्टेशन के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने के लिए, मतलब अपना स्वयं का एक उपग्रह नेटवर्क बनाना है, विकसित करने के लिए हाइड्रोजन परियोजना की घोषणा की गई है। क्या है हाइड्रोजन परियोजना, तो अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच डाटा संचारित करने के लिए, तो अंतरिक्ष में और डाटा संचारित करने के लिए लेजर संकेतों का, लेजर जो है लेजर संकेत है, तो लेजर संकेतों का उपयोग करके क्रांति लाने की योजना है। यह नेटवर्क लगभग 1 टेराबाइट प्रति सेकंड, तो 1 टेराबाइट प्रति सेकंड इंटरनेट स्पीड प्रदान करने की क्षमता, तो इंटरनेट पे लोग बात कर सकेंगे। पृथ्वी की निम्न कक्षा में भू-स्थिर कक्षा, तो जो पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है, पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी भू-स्थिर कक्षा दोनों में उपग्रहों का उपयोग होगा। तो निम्न कक्षा में होगा और भू-स्थिर कक्षा में होगा। उद्देश्य क्या है, तो इसमें उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड को विस्तृत करना है, ग्राउंड सिस्टम पर निर्भरता को कम करना है, डाटा की बढ़ती आवश्यकता का समाधान करना है। तो डाटा है, तो डाटा की बढ़ती आवश्यकता का इसमें समाधान हो, उपग्रह भेजे जाएंगे तो उससे डाटा लाएंगे। ब्रॉडबैंड की कमी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच होगी, तो पृथ्वी पर जो दूर दराज रहते हैं तो उपग्रह भेजने से दूर दराज के क्षेत्रों में वो डाटा अच्छे से मिलेगा। फिर है वेगा सी रॉकेट। वेगा सी रॉकेट क्या है, वेगा सी रॉकेट, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन प्रक्षेपित किया है। तो यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन प्रक्षेपित किया गया है। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी का जलवायु और पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन है। तो वेगा सी रॉकेट जो है 7वां पृथ्वी का अन्वेषण मिशन है ये यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी का। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो विश्व के वनों का मानचित्रण करना है। इस मिशन का लक्ष्य जो है विश्व के जो मानचित्र है वेगा सी रॉकेट, तो विश्व में वनों का मानचित्रण करना है, रेडार का उपयोग करके अंतरिक्ष में वन आधारित बायोमास कार्बन सामग्री की मात्रा का निर्धारण करना है। वेगा सी रॉकेट है तो इसी के बारे में है। विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह, विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है द्वारा लाया गया है। तो विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लाया गया है। विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है, इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम, फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। तो फ्रेंच गुयाना है, तो फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। यूटेलसैट क्वांटम विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है। लचीला एवं पुनः
पुनः प्रयोग में लाया जा सकने वाला उपग्रह, तो लचीला है, पुनः प्रयोग में लाया जाने वाला उपग्रह है। पहला जीवन काल 15 वर्ष है। पृथ्वी से लगभग 35 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो पृथ्वी से 35 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित पश्चिमी अफ्रीका से लेकर एशिया तक के भूभाग को कवर करेगा। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो था, अब इसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो हब्बल टेलीस्कोप ये पराबैंगनी दृश्य अवरक्त किरणों को प्राप्त कर उनका अध्ययन कर खगोलीय पिंडों का पता लगा रहा है। तो पराबैंगनी दृश्य किरणें हैं, उनका अध्ययन करता है और खगोलीय पिंडों का पता लगाता है। हब्बल की सहायता से ही ब्रह्मांड के फैलाव की दर की गणना की गई। तो फैलाव हो रहा है, इसकी गणना की गई थी। इसका नाम खगोल शास्त्री एडविन हब्बल के नाम पर रखा गया था। ये तो 1990 में लॉन्च किया था, यानी 1990 में पृथ्वी के निम्न भूकक्षा लियो में स्थापित किया गया था 1990 में नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से निर्मित। तो नासा के तहत है, नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से निर्माण किया था। फिर डिस्कवरी स्पेस शटल द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। डिस्कवरी स्पेस शटल द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। मिशन होप प्रोब। होप प्रोब क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन होप प्रोब है। तो संयुक्त अरब अमीरात का है, इंटरप्लेट होप मिशन है। मिशन होप प्रोब किसका है? तो संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी यूएई जिसे कहते हैं, यूएई का है। जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है और 12 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। मंगल तक पहुंचने वाला यूएई यहाँ पहले लिखना है, ई बाद में लिखना है। यूएई दुनिया का 5वां देश है मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला यूएई। फिर 30 मीटर टेलीस्कोप। तो 30 मीटर टेलीस्कोप है। ग्राउंड बेस्ड मिरर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ग्राउंड बेस्ड मिरर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा और भारत द्वारा विकसित है। तो अमेरिका है, चीन है, जापान है, कनाडा और भारत द्वारा विकसित है। निकट पराबैंगनी से मध्य अवरक्त तक की तरंगों के विक्षेपण हेतु डिजाइन किया गया है। वर्तमान में इसे स्थापित करने के लिए लद्दाख में स्थापित का नाम प्रस्तावित हुआ है। तो लद्दाख में स्थापित होगा ये 30 मीटर टेलीस्कोप। तो ग्राउंड बेस्ड यानी जमीन पर, इसने लिखा ना ग्राउंड बेस्ड, तो जमीन पर ये होगा। और अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा के बाद भारत द्वारा विकसित होगा। अमेरिका, चीन भी होगा इसमें, जापान होगा, कनाडा और भारत द्वारा विकसित होगा। तो ये पराबैंगनी से मध्य और रक्त वाली जो किरणें हैं तरंगों, उसको हेतु डिजाइन किया गया है। और वर्तमान में इसे स्थापित करने के लिए लद्दाख का नाम के लद्दाख में स्थापित किया जाए। भारत पूर्ण सदस्य के रूप में वर्ष 2024 में इसमें शामिल हुआ। 2014 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स नैनीताल स्थित है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स
की परियोजना में प्रमुख भागीदार रहेंगे। तो इसमें नैनीताल वाला जो IIA है नैनीताल होगा इसमें शामिल, और पुणे के इंस्टीट्यूट और बेंगलुरु इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होंगे। भारत 30 मीटर टेलीस्कोप, भारत जो है 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के कुल वजन का 10% भाग वहन करेगा। तो भारत का जो 30 मीटर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप परियोजना के कुल बजट का जो है 10% भाग वहन करेगा। भारत 10% वहन करेगा इसका। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग व परमाणु ऊर्जा विभाग संयुक्त रूप से इसकी पूर्ति करेंगे। तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग पूर्ति करेंगे। भारत परियोजना में वर्ष 2014 से 2023 तक 1300 करोड़ रुपए देगा। तो 2014 से 2023 तक 1300 करोड़ रुपए भारत में देगा इस परियोजना में, जो धरती पर स्थापित किया जाना है लद्दाख में। फिर भारत अंतरिक्ष से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से वैज्ञानिक रहे हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं जी, और 12 अगस्त 1919 से इनका जन्म हुआ और 30 दिसंबर 1971 तक। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के कार्यजनक हैं ये। तो 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में जन्मे थे, अहमदाबाद में गुजरात यानी। वर्ष 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिक्स रिसर्च लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी की स्थापना में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। रूस की स्पुतनिक लॉन्च होने, रूस का जो स्पुतनिक सबसे पहला मिशन लॉन्च हुआ था, तो स्पुतनिक लॉन्च होने के बाद भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए एक विकासशील देश भारत में अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम आयोजित करने में उन्होंने सफल रहे। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, तो 1962 में जो है भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान की समिति बनी और नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई, जिसे बाद में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नाम दिया गया। तो इसरो की स्थापना हुई और 62 में इसकी समिति बनी थी, 69 में स्थापित हो गई थी। थुम्मा में भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की शुरुआत हुई। तो थुम्मा में भारत का पहला रॉकेट को लॉन्च करने वाला स्टेशन बना। इन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट पर काम किया, लेकिन 1975 में उपग्रह के लॉन्च होने से पहले ही मृत्यु हो गई और 30 दिसंबर 1971 को इनकी मृत्यु हो गई थी, आर्यभट्ट लॉन्च होने से पहले। थुम्मा में भारत का पहला लॉन्च स्टेशन स्थापित हुआ। इन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के काम किया और 1971 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1966 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ और वर्ष 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1973 में चंद्रमा पर एक गड्ढे का नाम जिसके नाम पर रखा गया। 1973 में चंद्रमा पर एक गड्ढा है, उसके नाम पर इनके नाम पर रखा गया है। सतीश धवन, जिसे आसमां तक पहुंचाया देश को, इनके बारे में विक्रम साराभाई के बाद सतीश धवन जो है तो 25 सितंबर 2020 को श्रीनगर में जन्मे थे। तो जो 1920 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पास जन्मे। भारत में प्रायोगिक द्रव्यगतिकी अनुसंधान के जनक है। तो प्रायोगिक द्रव्यगतिकी के जनक है। 1972 में सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो विक्रम साराभाई के बाद 1972 में सतीश धवन जी को इनकी अंतरिक्ष संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इनसैट दूरसंचार उपग्रह, इनसैट का दूरसंचार उपग्रह है IRS, इनसैट दूरसंचार उपग्रह भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह और PSLV जैसी परिचालन प्रणालियों का नेतृत्व किया इन्होंने।
तो IRS जो प्रक्षेपण यान है और PSLV जैसी परियोजनाओं में इन्होंने काम किया, नेतृत्व किया। 2002 में उनकी मृत्यु होने के बाद श्रीहरिकोटा में भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण, भारत का जो श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम बदलकर प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। 10 मार्च 1932 में कर्नाटक में उडुपी जिले में अमुनारू में जन्म हुए। तो इस तरह से इनका हो गया। तो ये है उडुपी रामचंद्र राव, उडुपी रामचंद्र राव। अगले इनके डेटा ये है कि उडुपी रामचंद्र राव 1932 को कर्नाटक के उडुपी जिले के अहमदाबाद में जन्मे थे। और उडुपी रामचंद्र राव है तो ये 1932 में कर्नाटक के उडुपी जिले में जन्मे थे। 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में जाने जाते हैं, तो सैटेलाइट मैन के रूप में जाने जाते हैं। इसरो उपग्रह केंद्र के प्रथम निर्देशक, तो इसरो उपग्रह केंद्र, उपग्रह का जो केंद्र है उसके प्रथम निर्देशक हैं। इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये रहे हैं उडुपी रामचंद्र राव। रामचंद्र राव, रामचंद्र के निर्देशन में ASLV रॉकेट को सफल विमोचन किया, तो ASLV रॉकेट सफलतापूर्वक बना। रामचंद्र के नेतृत्व में ही वर्ष 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में सफलता प्रक्षेपित की। तो आर्यभट्ट को, इनके नेतृत्व में ही भारत का पहला आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया गया। 1991 में GSLV एंड क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के विकास की शुरुआत हुई। तो इनके समय में ही GSLV और क्रायोजेनिक जो इंजन है उसकी शुरुआत हुई। वर्ष 2013 में द स्पेस एंड सैटेलाइट प्रोफेशनल इंटरनेशनल के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय थे। वर्ष 2016 में उनको IAF हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किए गए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट फेडरेशन, तो AIF क्या है, तो इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन, यानी जो अंतरिक्षयात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं उससे संबंधित एक संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। गैर सरकारी संगठन है। विश्व भर के वैज्ञानिकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए 1951 में स्थापित हुआ। 1951 में विश्व भर के वैज्ञानिक यहाँ आकर इसमें मतलब चर्चा करें, तो इसे 1951 में स्थापित किया गया है। वर्ष 1976 में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1917 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। तो ये राम जो थे इनका नाम उडुपी रामचंद्र राव, तो इन्हें उडुपी रामचंद्र राव को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से 76 में, 2017 में विभूषण से। अब है नवी नारायणन है। भारत दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के नागरकोइल के जन्मे हैं, तो तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एरोस्पेस इंजीनियर है। 1970 में भारत के लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी वाले, लिक्विड जो फ्यूल पर आधारित रॉकेट लॉन्च करने वाले टेक्नोलॉजी लाने का श्रेय नवी नारायणन को है। और इसके साथ ही देश में ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी शुरुआत हुई। और यानी 1941 में तमिलनाडु के यहाँ जन्मे थे और उसी के संबंध में कि नवी नारायण को इसरो के देश के ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत इन्होंने की है। 1994 में नारायणन पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी गोपनीय जानकारी मालदीव के साथ लीक करने के झूठे आरोप लगे थे।
इसरो को रॉकेट इंजनों की जानकारी को पाकिस्तान बेचने के भी झूठे आरोप लगाए गए थे। 2019 में पद्म भूषण से, लेकिन गलत साबित हुआ, और 2019 में इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया। 2022 में नमी नारायण जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म बनी है। अनुराधा टीके। तो वर्तमान में इसरो की प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSAT-12 और GSAT-10 सैटेलाइट के लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो GSAT-12 लॉन्च हुआ, GSAT-10 लॉन्च हुआ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2011 में GSAT-12 के डायरेक्टर थी। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान सोसाइटी द्वारा 2003 में स्वर्ण पदक पुरस्कार हुआ। तो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी में इन्हें स्वर्ण पदक से पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह ऋतु करिधाल ने मिशन मंगल में अहम भूमिका निभाई। इन लोगों ने मिशन मंगल में अहम भूमिका निभाने वाली 5 महिलाएं, इनमें ऋतु करिधाल हैं, डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी। निधि हरिनाथ थी, प्रोजेक्ट मैनेजर मिशन डिजाइन और डिप्टी ऑपरेटर थी। अनुराधा टीके थी, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी। ममता दत्त थी, प्रोजेक्ट मैनेजर, और मनीर रोहिता, प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम इंजीनियर। संबंधित प्रश्न था 2021 में प्रक्षेपित किए गए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है। अब तक का सबसे बड़ा शक्तिशाली स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप क्वेश्चन के संबंध में है, जो टेलीस्कोप लॉन्च हुआ जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो इसके संबंध में डिटेल है कि अब तक का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। सबसे शक्तिशाली इसका मुख्य रूप से इंफ्रारेड रेंज में निरीक्षण के साथ 0.6 से 28 माइक्रोन तक कवरेज प्रदान का हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। उद्देश्य बिग बैंग से लेकर आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे अपने सौर मंडल के विकास अर्थात ब्रह्मांड के अतीत के 4 चरणों की जांच करता है। तो बिग बैंग की, आकाश गंगाओं की जांच करेगा, ग्रहों के निर्माण, तारों का निर्माण, ये सब ब्रह्मांड के अतीत के 4 चरणों की जांच करने के लिए है। अब जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप शामिल है। इसका आंसर डी है, डी नहीं है, इसका आंसर बी है। ये बहु परवलिक एंटीना। तो जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जॉइंट मीटर वेव टेलीस्कोप ये क्या है? जो GM रेट एक कम आवृत्ति वाला रेडियो टेलीस्कोप है। निकटवर्ती सौर मंडल से लेकर देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड के छोर तक की अंतरिक्ष रेडियो खगोलीय समस्याओं की जांच करने में मदद करता है। 45 मीटर व्यास और 30 पलवराकार रेडियो दूरबीनों डीश एंटीना की एक पूर्ण स्वदेशी मिशन 2050 किलोमीटर के क्षेत्र में फैलते हैं। पुणे शहर में 80 किलोमीटर उत्तर में खंडोड़ा नामक स्थान पर स्थापित है। वर्तमान में मीटर वेवलेंथ पर काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। नेशनल सेंटर फॉर रियोस्टैटिक्स द्वारा संचालित, जो टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च मुंबई स्थापित है। परिकल्पना 84-96 तक
स्वर्गीय प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के निर्देशन में। एक्सोम स्पेस का तो विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है। तो एक्सोम स्पेस ये इस तरह का बनाया जाएगा। एक्सोम स्पेस है जी। एक्सोम स्पेस विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन। एक्सोम स्पेस दरअसल एक निजी अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके संस्थापक माइकल स्फूर्नी है। इस कंपनी द्वारा वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में अपना पहला पूरी तरह से निजी वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया गया है। वह क्वेश्चन था ये, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरे परियोजना के संबंध में निकलने से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन इसमें सही हैं, यानी इसमें क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक लक्ष्यों के संबोधित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील रेडियो दूरबीन का निर्माण करने वाली एक उत्कृष्ट बृहत अंतर्राष्ट्रीय सुविधा है। भारत में अंतरिक्ष बृहत विज्ञान परियोजना भागीदारी अपनाना। स्क्वाको परियोजना क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। 2021 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित 2019 तक पूरे होने की संभावना है। 29 तक पूरे होने की संभावना है। 2021 में बनी थी। अंतरिक्ष संगठन सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान खगोल घटनाओं का निरीक्षण और अध्ययन करना है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड शामिल हैं। और भारत 1 जनवरी 2024 तक स्क्वायर किलोमीटर ऐसे ऑब्जर्वेटरी परियोजना में सम्मिलित है। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपने उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? तो किसके पास उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है? जापान के पास। विश्व में संचालित नेविगेशन प्रणाली, तो नेविगेशन प्रणाली तो अमेरिका के पास जीपीएस है, रूस के पास ग्लानोस है, यूरोपीय अंतरिक्ष संघ है गैलीलियो है, यूरोप के पास गैलीलियो है, रूस के पास ग्लानोस है, अमेरिका के पास जीपीएस है, चीन के पास अपना बाइडू है। भारत का जो है सिस्टम उसे नेविक कहते हैं, नेविक, और जापान का है क्वाजस। तो इस संबंध में क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका और किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्री सुदूर संवेदी उपग्रह का किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह तो वनस्पति, पड़ी, हरण का अंश, धान के खेत, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और स्तन भूताप सभी का अध्ययन करने के लिए दूर संवेदी उपग्रहों का लॉन्च किया जाता है। तो भारत का जो IRNS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में, तो इनके संबंध में है कि IRNS के तुल्यकारी जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं। तो जियो स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी में 3 उपग्रह हैं, स्टेशनरी कक्षा 3 उपग्रह हैं, और भू तुल्यकारी कक्षा जियो सिंक्रेनस कक्षाओं में सिंक्रेनस जो कक्षाएं हैं उसमें 4 उपग्रह हैं। जियो स्टेशनरी में 3 हैं और जियो सिंक्रेनस में 4 हैं। स्टेशनरी में 3 हैं और सिंक्रोनस में 4 हैं। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के लिए अपने उपग्रह संचारण प्रणाली होगी।
भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह प्रणाली IRNSS जो नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है, यह तुल्यकालिक जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं। वो तुल्यकालिक ये हो चुका है कि कितने उपग्रह हैं, तो ये वाला गलत था और ये वाला सही है, ये वाला बीच में गलत है। और इसमें 3 स्टेशनरी में है और जियो सिंक्रोनस में 4 है। भारत में जो PSLV है, PSLV के संबंध में से उपग्रह प्रमोशन किया जाता है, जो पृथ्वी के संसाधन मॉनिटर उपग्रह है। GSLV के प्रमुख 4 संग्रहों एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट के संबंध में क्वेश्चन है। एस्ट्रोसैट पहला समीपवर्ती भारतीय खगोल विज्ञान मिशन। एस्ट्रोसैट क्या है? तो पहला समीपवर्ती भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-30 की उड़ान से रॉकेट द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया एस्ट्रोसैट है। वजन 1515 किलोग्राम है और 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री झुकाव वाली कक्षा में स्थापित है। इसका उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक अध्ययन करना है। भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप के बाद अंतरिक्ष वेधशाला अभिजात वर्ग की सूची में शामिल होने वाला 5वां। भारत में पहली वाणिज्यिक वेधशाला तो अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे वैश्विक अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन कार्यों के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। स्रोत द्वारा प्रमोचित मंगल, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। तीसरा था, इसने भारत में एकमात्र ऐसा देश बना जिसमें अंतरिक्ष यान में मंगल के चारों ओर चक्रण करने में पहली बार में सफलता, तो ये सही था। निम्न क्रियाकलाप में भारत दूर संवेदी IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं दूर संचार में उपयोग किया जाता है। फसल उपज का आकलन करने में, ग्राउंड स्टेशन संसाधनों देखने, खनिज का अन्वेषण करने में समय किया जाता है। फिर सही सम्मिलित करना है, तो इसमें मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। तीसरा है वायेजर 1 और 2 ब्रह्मा और सौर परिक्रमा का अन्वेषण करना। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू-अभिग्राही कक्षा में रखा जाता है। भूतुल्यकालिक कक्षा होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, 1 2 3 कक्षा भूमध्य रेखा के समकाल होती है। तरह कठिन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी के चारों परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि वह कड़ी है, उसकी गति आवश्यक त्वरण प्रदान करता है।